हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अगले सब टॉपिक द लैंड यूज पैटर्न या द लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर द यूज ऑफ लैंड। आज हम लोग बात करेंगे पर्पसेस टू यूज लैंड। किन किन उद्देश्यों से हम अपने भारत के उपलब्ध भूमि का उपयोग करते हैं उस पर एक एक करके बात करेंगे। मित्रों, इसमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इससे जुड़े हुए सवाल किस किस तरह के होते हैं, क्योंकि वह 10वें के छात्र के परीक्षा में तो पूछता ही है, साथ ही जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। वैसे तो मेरे सारे वीडियो में जितनी बातें महत्वपूर्ण होती है उन बातों को आपको गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि उन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्पसेस टू यूज लैंड। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ओबलाइज मी। चूंकि मैं मेहनत करता हूं, अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये चीज़ हमारे जानकारी में नहीं था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, छात्र है तो महत्वपूर्ण है ही, अगर कोई आम और ख़ास व्यक्ति भी हमारे इस वीडियो को देखते हों और उन्हें लगे कि ये मेरे लिए नई चीज़ है, मेरे जानकारी के लिए अच्छी चीज़ है, तो निश्चित रूप से आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, पर्पस टू यूज लैंड। अब सबसे पहला पर्पस है फॉरेस्टेड एरिया और फॉरेस्ट। हमारे देश में जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है, एक तो है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 टू 1961 और दूसरा है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज फॉर 2014 टू 2015। ये दो डेटा हमारे पास उपलब्ध है जो 10वें के किताब में दिया गया है। वैसे ऑफ द टॉपिक जाएंगे तो बहुत सारे डेटा आपको ईयर वाइज मिलेंगे, लेकिन चूंकि बच्चे के अध्ययन को ध्यान में रखना है, विषयांतर नहीं होना है, तो हमें इसी पर टिके रहना है और देखना है फॉरेस्टेड एरिया। हमारे पास जो फॉरेस्टेड एरिया है ये 1960 और 261 जो इस पाई चार्ट में दिखाए गए हैं। इस पाई चार्ट में जो ये डेटा दिखाए गए हैं यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हिंदी मीडियम के किताब में जो बिहार बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया गया है उसमें तो बहुत ही हेजी है, पता ही नहीं चलता है, और ये जो सीबीएसई बोर्ड का किताब है इसमें थोड़ा स्पष्ट भी है, लेकिन साधारण छात्रों के लिए समझना थोड़ा कठिन है। आपको आसानी से समझाने को ध्यान में रखकर इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में ले आया है ताकि आप आसानी से समझ सके। इसी पाई चार्ट को कंपैरिजन करके इस टेबल को बनाया गया है। उसमें देखें कि जो फॉरेस्टेड एरिया है वह है 18.11 इन राउंड फिगर, दिस इज 18% इन 1960 टू 1961 एंड दैट इज 2014 टू 2015 23.3 इन राउंड फिगर 23%। आप यहां देखते हैं कि इस डेटा में थोड़ा सा वृद्धि हुआ है, लेकिन यह वृद्धि नगण्य है। क्यों? क्योंकि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 है वह बताती है कि टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एज वेल एज द पीपल हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट और द एक्टिविटी रिलेटेड टू फॉरेस्ट, उसके लिए यह जरूरी है यह फॉरेस्ट एरिया। तो उस हिसाब से हमारे पास 33.3% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन उसको हमारी सरकार ने वृक्षारोपण का स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, वह आपको जो एजेंडा 21 के तहत
हमें एक सलाह दी गई है, उस आलोक में भी हमारी सरकारें काम करती रही। फिर भी जो 33.3% का जो डेटा है फॉरेस्ट कवर का, उसको हम आज तक टच नहीं कर पाए। दैट इज sorry figure, that is disturbing features for our country. This has to be maintained. We have to touch or we have to fulfill this gap. ये जो गैप है 23.3% या 23% से 33.3% के बीच, इस गैप को भरना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दिनानुदिन जनसंख्या तो बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से फॉरेस्ट कवर भी बढ़ना चाहिए। उस हिसाब से जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल है उसको वह भी मेंटेन होना चाहिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वृद्धि है उसको भी कम करने के लिए फॉरेस्ट जरूरी है। फॉरेस्ट जो है हमारे बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हमें पहुंचाती है। जैसे एक तो हो गया कि हमें यह जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलता है वह अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष हो गया, यह हमारे वायुमंडल को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, यह वर्षा को लाने में भी, क्लाउड को भी अट्रैक्ट करने में सहायक होता है, और जो सॉइल इरोजन है उसको भी रोकने में यह मदद करता है। कहने का मतलब है फॉरेस्ट कवर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसको दृष्टिगत रख हमें हमारे जो लक्ष्य है वह कम से कम जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए 33.3% फॉरेस्ट कवर की बात है, उसको हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा, अन्यथा हमें इकोलॉजिकल क्राइसिस का सामना आए दिन करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर। सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी फॉर्मुलेटेड एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉरेस्ट कवर इज आस्क्ड इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट फॉर्म्स। हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट, ऐसे सवाल प्रायः पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान रखना है। मैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में इन चीज़ों को बताऊंगा। तो ये तो एक बात हो गया कि एक फॉरेस्ट या फॉरेस्टेड एरिया के रूप में उपलब्ध भूमि का उपयोग करते हैं। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी भूमि हमारे पास है जिसका उपयोग हम कृषि कार्य के लिए नहीं करते हैं, उसे कैटेगरी ए में है बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन मतलब जनशून्य, जहां कोई इंसान नहीं रहता। वेस्टलैंड मतलब बंजर भूमि। अब जनशून्य कहाँ है? तो आपको मालूम है ये जो टॉप ऑफ दी माउंटेनस रीजन है, जहाँ सालों भर बर्फ जमी रहती है, उस एरिया में लोग रहते नहीं हैं, वह निर्जन क्षेत्र है, तो बैरन लैंड हो गया। बहुत सारे ऐसे भी जगह है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो दुरूह है, दैट इज डिफिकल्ट इन टर्म ऑफ टेरेन, इन टर्म ऑफ क्लाइमेट। तो उस एरिया में या तो स्कैंटी पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन है ही नहीं। तो ये हो गया हमारे देश के अंदर जो उपलब्ध भूमि है, उसमें से जो भूमि बैरन एंड वेस्टलैंड के अंतर्गत आता है वह है 18.11%, इक्वल टू 18 इन राउंड फिगर वी कैन से, एंड 5.5% इन राउंड फिगर वी कैन से, दैट इज 6%। तो ये डिफरेंसेस दोनों टेबल में देख रहे हैं। तो ये बैरन वेस्टलैंड का प्रोपोर्शन घटा है। भाई ये कैसे संभव है? आपको मालूम है कि भूमि रबर की तरह फैलती नहीं है, भूमि तो वही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते चला जाता है। कुछ लोग उस क्रम में बैरन लैंड को भी अपने आवासीय क्षेत्र में कवर कर लेते हैं। बैरन लैंड को भी इरिगेशन के दम पर, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी के दम पर, सरकार के प्रयास से या व्यक्तिगत प्रयास से उसको हम कल्टीवेटेड लैंड में परिणत कर लेते हैं।
तो इस तरह से ये जो है आपको बैरन एंड वेस्ट लैंड का प्रोपोर्शन घटा है। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जिस पर हम बिल्डिंग बनाते हैं, रेलवे लाइन का विकास करते हैं, रोड का विकास करते हैं और फैक्ट्रियां लगाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क करते हैं। तो वो आपको इस कैटेगरी मतलब लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में आता है। और उसका परसेंटेज यह है 4.95, राउंड फिगर में 5%, 60 to 61 में था, लेकिन वही आपको बढ़ के 2014-15 में 8.7, राउंड फिगर में 9% हो गया। तो ये इसमें देख रहे हैं आप वृद्धि हुई है। यह कैसे संभव हुआ है भाई? ये तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उसी रफ्तार में क्या होगा, आवासीय भूमि का डिमांड भी बढ़ेगा। तो जो भूमि खाली था, बैरन था, वेस्ट था या हॉलो लैंड था, अनकल्टिवेटेड एरिया था, उसमें भी लोग क्या करेंगे, वहाँ के जंगलों को काटकर सफाई करके वहाँ बस जाएंगे, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगा लेंगे, वहाँ इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर लेंगे। यह वृद्धि इसी कारण से देखा जाता है। इससे सवाल आपको जो पूछे जा सकते हैं वह पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीजिंग अनकल्टिवेटेड एरिया। अनकल्टिवेटेड एरिया के वृद्धि में कौन से कारक है, क्या कारण है, तो आपको बताना होगा, जो अभी मैं आपको बताया है। अब तीसरे कैटेगरी पर हम आते हैं, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। इसमें आ जाता है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। वह जो है 60-61 में 4.71% था, जो घटकर 3.3% रह गया। मतलब राउंड फिगर में बोल सकते हैं 60 में ये 5% था और 2014 में आके ये 3% रह गया। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग फीचर्स फॉर द लैंड अंडर पास्चर्स एंड ग्रेजिंग एरिया। वाई? जो लाइव स्टॉक्स हमारे पास है, जो कैटल हमारे पास है, डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे पास है, जिसका प्रोडक्ट हम अपने काम में लाते हैं अनेक रूपों में, उसकी मांग, उसका डिमांड तो घटता नहीं, उसका डिमांड तो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जाता है। हाँ, ये जो लैंड है आपको परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, इसका घटना कहीं से भी शुभ नहीं है। कारण जो मवेशी जिससे हमें मिल्क प्रोडक्ट मिलता है, उसके खाल का, उसके हड्डियों का, उसके एक एक अंग का हम अपने का प्रयोग हम अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिए करते हैं, तो उसका घटना बहुत अशुभ होगा। और जब ये जो चारागाह और गोचर भूमि, ग्रेजिंग लैंड घटेगा, तो इसका असर स्वाभाविक है कि उन जानवरों पर पड़ेगा, उन जानवरों के जीवन पर पड़ेगा। तो दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग फीचर्स। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक केयर ऑफ द परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। इसके जो विस्तार है इसको बनाए रखना पड़ेगा, अन्यथा ये जो पशुधन है उसके संख्या पर असर पड़ेगा और अल्टीमेटली वह हमें प्रभावित करेगा। तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट आर द अलार्मिंग सिचुएशन रिलेटेड टू परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड? व्हाई द नंबर ऑफ एनिमल्स आर डिक्रीजिंग डे बाय डे? व्हाट आर द रीजन? अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां लोग अपने पशुओं को चारा नहीं दे पाता है, खिला नहीं पाता है। क्या करता है वो? स्वतंत्र रूप से यूं ही रोड पर छोड़ देता है और परिणाम भयावह होता है। वहाँ
आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाया करती है। रोड एक्सीडेंट का एक यह भी कारण हो जाता है, आवारा पशु जो रोड पर यूं ही विचरते रहता है, घूमते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चारागाह की कमी होती जा रही है। चारागाह की कमी क्यों होती जा रही है? क्योंकि आपका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, आप उसको आदिवासी क्षेत्र बनाते जा रहे हैं, चारागाह वाले क्षेत्र को, फॉरेस्टेड एरिया को। वहाँ आप अपना फैक्ट्री लगा देते हैं, इंडस्ट्रीज लगा देते हैं। तो स्वाभाविक है जो फॉरेस्ट कवर है उसका एरिया और जो चारागाह और गोचर भूमि है उसकी जो सीमा है वह धीरे धीरे घटेगी। तो हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया कि ये घट रहा है और घटने के कारण पशुधन पर असर हो रहा है। दूसरा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स एक्सक्लूडिंग एनएसए। एनएसए फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं समझिएगा, ये है नेट सोन एरिया। तो जो उसको छोड़कर ये जो ट्री क्रॉप्स है, जैसे बांस के बहुत बड़ा एरिया क्षेत्र होता है जिस पर बांस ही बांस लगे होते हैं, झाड़ीनुमा पौधे होते हैं बड़े बड़े क्षेत्र में फैले हुए। तो वो जो है आपको वह क्या है जिसमें ये एनएसए को इंक्लूड नहीं करते हैं, वह है 1.50 इन राउंड फिगर वी कैन से 2%, वह घटकर 1% रह गया है। हालांकि इसका भी घटना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी वनस्पति है, चाहे वह कांटेदार हो, झाड़ीदार हो या कोई भी वनस्पति हो, अल्टीमेटली वह आपके इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, उसका भी घटना ठीक नहीं है। अगला है कल्चरेबल वेस्ट लैंड और कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल को ही कल्टिवेबल भी किसी किसी किताब में बताया है। तो देखें इसमें 1960 में यह 6.23% मतलब 6% था और वह घटकर आपको 4% हो गया। यह क्या होता है? कल्चरेबल वेस्टलैंड या कल्टिवेबल वेस्टलैंड क्या होता है? मतलब कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि क्या होता है? तो कृषि योग्य बंजर भूमि वह भूमि होता है जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और लैक ऑफ रेनफॉल, दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड इज लेफ्ट फॉर मोर देन 5 years। जो वैसे भू क्षेत्र, वैसे भूमि जिसको 5 वर्ष से अधिक समय तक के लिए यूं ही छोड़ दिया गया, कारण आपको बता दिए। कारण हो सकता है कि हमारे पास वह टेक्नोलॉजी ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसका उपयोग कर हम उस भूमि को जो है उपजाऊ बना सकते। कम उपजाऊ है, इस वजह से उसको किसान छोड़ देते हैं। भाई चलो इसमें उपजा ठीक से नहीं आ रहा है, इसको कुछ दिन ऐसे ही फर्टिलिटी रिस्टोर करने के लिए छोड़ देते हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, जो किसान होते हैं उसको वह लाभकारी नहीं लगता है इस कारण से भी कि भाई वर्षा नहीं हो रहा है इन पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर ईयर, तो वह सोचता है कि इस पर जब हम अतिरिक्त खर्च करते हैं इरिगेशन में तो उस हिसाब से हमें रिटर्न नहीं आएगा। तो इस उद्देश्य से भी उस भूमि को वह कुछ दिनों के लिए छोड़ देता है और ऐसे ही वह धीरे धीरे वह 5 साल से अधिक छूटा रह जाता है। तो वह होता है आपको कल्चरेबल वेस्टलैंड और कल्टिवेबल वेस्टलैंड, मतलब कृषि योग्य बंजर भूमि। वह क्या है? 6.23% अर्थात 6% 60-61 में था, वह आपको घट के 4% हो गया है। दिस इज गुड साइन। Why? Because due to technical advancement in the field of irrigation,
we have different types of irrigation like drip irrigation, sprinkle irrigation, basin irrigation, and many more way of irrigation is there in front of us. And because of that facilities, today this data is decreasing day by day. ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड एंड कल्टिवेबल वेस्ट लैंड का जो डेटा है ये घट रहा है और ये बदल रहा है कल्टिवेबल लैंड में। तो ये दिस इज़ गुड साइन। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में फॉलो लैंड, नेट सॉन एरिया एंड ग्रॉस सॉन एरिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।